तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज हम लौटे एक नए टॉपिक के साथ में दोस्तों। और आपको ये जान के रियल में हैरानी होगी, आपने इस टॉपिक के बारे में बहुत कम पढ़ा होगा। अराउंडली 2 या 3 देशों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अपने भारतीय संविधान के अंदर कुछ पार्ट्स हैं जो दूसरे देशों से लिए गए दोस्तों। थंबनेल देख के आपको पता लगी होगा। और मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, एक बार मैं अगेन आपको बता देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ दोस्तों। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, मेरा मतलब है दोस्तों कि अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो किन किन देशों से जो है, किन किन देशों से कौन सा पार्ट इसके अंदर ऐड किया गया है दोस्तों। देखो दोस्तों, संविधान बनने के लिए बहुत सी चीज़ों की जरूरत पड़ी थी। इसमें जो है संविधान निर्माताओं ने जो विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया था, बहुत डीपली अध्ययन किया था। उसके बाद में जो जो उनको वहाँ से अपने यहाँ के लिए यूज़फुल लगा ना दोस्तों, उस सभी कंटेंट को जो है उन्होंने उठाकर अपने संविधान के अंदर ऐड किया था। आज तक आपने जो है पॉलिटिकल साइंस के अंदर अगर नॉर्मली पढ़ा होगा तो आपने जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए कुछ पार्ट्स जैसे मौलिक अधिकार उनको पढ़ लिया, रूस के संविधान से पढ़ लिया दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से पढ़ लिया। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, कम से कम 10 देश ऐसे हैं जिनसे अलग अलग पार्ट्स अपने जो है संविधान के अंदर जो है ऐड किए गए हैं दोस्तों। चलो इस वीडियो के अंदर टाइम ज़्यादा वेस्ट किए बगैर अपन चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो नई चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। सबसे पहले आपको मैंने ये चीज़ बता दी, अराउंडली 10 देशों के साथ में जो है अपना जो संविधान है वहाँ से कुछ पार्ट संविधान के लिए गए हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट बात करता हूँ मैं। पहला होता है अमेरिका के संविधान से कौन से पार्ट लिए गए हैं दोस्तों। मेनली जो अमेरिका का संविधान है उससे कितने पार्ट अपने संविधान के अंदर जो है ऐड किए गए हैं दोस्तों, तो मैं बताऊं। पहला होता है न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, मतलब इसके अंदर यह है कि इससे रिलेटेड जो भी अपने जस्टिस होना है, किसी भी प्रकार का न्याय के अंदर जो है कोई जस्टिस वगैरह करना है, जैसे राष्ट्रपति जो होता है कुछ मुजरिमों की जो उनकी सज़ा होती है उसको फांसी की सज़ा को जो है हटा सकता है, फांसी की सज़ा को जो है निलंबित कर सकता है, या फिर जो सज़ा है जैसे उम्र कैद होगी उसको कम भी कर सकता है। तो वो चीज़ें जो है अमेरिका के संविधान से डाली गई है। दूसरा बात आता है दोस्तों मौलिक अधिकार। आपको ये चीज़ पता ही है, यूएसए जो यूएसए से है अपने, वहाँ से अपने को मौलिक अधिकार लिए गए दोस्तों। याद रखने की एक सीधी सी तरीका है दोस्तों, मौलिक के अंदर भी 3 अक्षर है, यूएसए में भी 3 अक्षर है। तो आपको सीधी सी बात याद रखनी है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों को आपको पता है दोस्तों। और 14 से 18 तक समानता का अधिकार आता है। जो आर्टिकल 21 के अंदर जो है वो जीने वगैरह का अधिकार उससे रिलेटेड है दोस्तों। इसके अलावा आर्टिकल 32 को जो संविधान की आत्मा कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है इसे संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान है, वो संविधान क्या आर्टिकल है दोस्तों। उसके बाद बात करता हूँ मैं जो है अपने मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है मेंशन है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। मैं नेक्स्ट बात करूँ तो दोस्तों जो तीसरा जो अमेरिका की संविधान से लिया गया अपना पार्ट है संविधान का, वो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राज्यसभा या लोकसभा दोनों ही सदनों से जो है कोई भी सदन पहले राष्ट्रपति से रिलेटेड या राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे महाभियोग कहते हैं। तो अपने हटाने का जो है अपना हिस्सा या फिर अपना मत जो है कोई भी सदन चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो उठा सकता है दोस्तों। लेकिन जब वो राज्यसभा, जैसे मान लो राज्यसभा अगर जो है महाभियोग लाती है तो उसे लोकसभा में जब पेश होती है तो वहाँ 14 दिन के अंदर लोकसभा से वो पास हो जाना चाहिए दोस्तों। इसी प्रकार अगर लोकसभा जो राष्ट्रपति को हटाने का या महाभियोग करने का जो अपना फैसला लेके आती है तो राज्यसभा उसे 14 दिन के अंदर अंदर जो है पास कर देनी चाहिए दोस्तों। अगर वो पास नहीं कर पाती है तो अगेन जो है वो खारिज हो जाएगा जो महाभियोग लाया गया है, और अगेन दोबारा से जो है महाभियोग लाना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद में बात करता हूँ उच्चतम न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता। जो अगला पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेरिका से लिया गया है दोस्तों, वो कौन सा है आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, उच्चतम न्यायालय। देखो कोई भी जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान से रिलेटेड कोई भी एडिटिंग करनी होती है या फिर कोई भी तर्क वितर्क को सही गलत बताना होता है तो उसका आखिरी फैसला कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है दोस्तों, न्यायालय करता है। मतलब संविधान से रिलेटेड जो भी चीज़ या फिर जो भी फैसला या संविधान को जहाँ भी गलत या सही दोहराना होता है वो न्यायालय के हाथ में होता है। मतलब न्यायालय के पास में संविधान की उच्च पावरता होती है, मतलब उच्च पावर होती है जो मतलब सर्वोत्तम है। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई राजनेता जो है अपने संविधान को सही या गलत या फिर किसी भी प्रकार की कोई जहाँ न्याय हो रही होती है, सुनवाई हो रही होती है, तो उसके अंदर संविधान की जो
तत्व होते हैं उन्हें यूज़ करने का जो अधिकार होता है उच्चतम न्यायालय या फिर अन्य कोई भी हाई कोर्ट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, पर न्यायालय को ही वो कहीं ना कहीं दिए गए हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों मैं आपके साथ। फिर जो पांचवा पॉइंट आता है जो अमेरिका से लिया गया ये भाग भी, तो ये पांचवा पॉइंट आता है होता है स्वतंत्र न्यायपालिका दोस्तों। अपने यहाँ जो देश के अंदर है न्यायपालिका स्वतंत्र है, यूएसए के अंदर भी ऐसा ही है। न्यायपालिका कोई भी जो कोर्ट होता है वो अपने आप के अंदर जो है स्वतंत्र, उसके ऊपर किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी का दबाव नहीं होता। वो जो भी डिसीजन लेती है दोस्तों अपनी में होकर लेती है दोस्तों, ठीक है। उसके अंदर प्रूफ चाहिए, वो प्रूफ के हिसाब से जो है अपना फैसला सुनवाती है। उसके अंदर सही गलत या फिर कोई पावर इस चीज़ का कोई भी महत्व नहीं रहता। तो ये कंडीशन है। तो ये 5 पार्ट जो है दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए। मैं एक बार अगेन मेंशन कर देता हूँ पांचों पार्ट्स को जो अमेरिका के संविधान से लिए गए दोस्तों। पहला पार्ट है न्यायिक पुनरावलोकन, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा राष्ट्रपति और महाभियोग की प्रक्रिया, चौथा उच्चतम न्यायालय की जो है सर्वोच्चता, फिर आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये जो पांचों के पांचों पॉइंट है दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से लिए गए। आपको अगेन वीडियो को देखना है स्लो करके या फिर रिवाइज करके। इन पांचों पॉइंटों को याद रखना। सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे मान लो पूछ लिया राष्ट्रपति का महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कौन से देश के संविधान से अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली गई है दोस्तों, तो आपको सीधा उत्तर बताना यूएसए के संविधान से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा वीडियो, कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कनाडा के संविधान से। ठीक है दोस्तों, अपना जो दूसरा कंट्री है, दूसरा देश है कनाडा। तो कनाडा के संविधान से अपन ने क्या क्या लिया है वो सब मैं इस जो है सेशन के अंदर बताऊंगा और उम्मीद करता हूँ आपको सही से समझ आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। कनाडा का जो संघात्मक व्यवस्था है ना, अपनी संघात्मक व्यवस्था का मतलब संघीय जो शासन व्यवस्था, समझ रहे हो आप, जो सेंट्रल के अंदर गवर्नमेंट बनती है कि जितने ज़्यादा एमपीज़ जो है जिस पार्टी से आएंगे वहाँ सेंट्रल की जो गवर्नमेंट बनेगी। इसके अलावा लोकसभा प्लस राज्यसभा, तो इन सब चीज़ों को मिलाना और इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो अपने संविधान के अंदर जो नियम डाले गए हैं वो सारे कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, कनाडा के संविधान से। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ और आती हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो भी कहाँ से आती है, कनाडा के संविधान से दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं आयरलैंड का जो संविधान है उससे क्या क्या लिया गया दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे आयरलैंड का जो संविधान है उससे क्या क्या लिया गया दोस्तों। तो नीति राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, नीति निर्देशक तत्वों का मतलब होता है कि राज्य उत्तरदायी होता है वो सब करने के लिए। आप उसके ऊपर लेकिन न्यायालय नहीं जा सकते कानून के ऊपर, या फिर उसके ऊपर आप जो है किसी प्रकार की याचिका नहीं दायर कर सकते। अगर राज्य गवर्नमेंट है या फिर कोई स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर उसको लगता है वो कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। जैसे उदाहरण मैं आपको दूँ, कानूनी सहायता फ्री के अंदर, ठीक है, आप अगर पीड़ित हो थाने के अंदर जाके फ्री में कानूनी सहायता ले सकते हो। ये जो नीति निर्देशक तत्व के अंदर मेंशन किया गया है, पर ज़रूरी नहीं है आपको फ्री में कानूनी सहायता मिले। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप उसके ऊपर कोर्ट नहीं जा सकते दोस्तों, ठीक है। ये जो डिपेंड करता है आपके राज्यों के ऊपर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर दोस्तों। तो ये आपके नीति निर्देशक तत्व उम्मीद करता हूँ समझ आए होंगे। और ये कहाँ से लिए गए दोस्तों, आयरलैंड के सिद्धांत से लिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति होती है ना दोस्तों, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसकी जो रीति होती है वो कहाँ से ली गई है, कि निर्वाचन कैसा होता है और किस हिसाब से जो है निर्वाचन होता है, निर्वाचन के अंदर कौन कौन जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, राष्ट्रपति का जो चुनाव निर्वाचन होता है वो आर्टिकल 54 के तहत होता है दोस्तों। आप सबको पता होगा आर्टिकल 54। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का जिक्र है और 54 के अंदर इसका क्या होता है, जो है निर्वाचन होता है। उसके बाद में आर्टिकल 58 के अंदर जो है इनको शपथ के बारे में बताया गया दोस्तों। या एक बार अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 58 के अंदर जो अपना इंडियन के जो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट है वो कितनी भी बार राष्ट्रपति बनने का जो अर्हता योग्यताएँ रखते हैं दोस्तों। उसके बाद में बात करता हूँ, तो राष्ट्रपति जो होता है उनका चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति के द्वारा जो है चुनाव किया जाता है। और यही चीज़ आयरलैंड के सिद्धांत से ली गई है। ये पूरा जो प्रोसेस है इसको आयरलैंड के सिद्धांत से देखा गया है। इसके अंदर जो है विभिन्न प्रकार के जो चुनाव जो जनता के द्वारा चुने गए जो सदस्य होते हैं ना, जैसे MP MLA लोकसभा राज्यसभा के सभी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना वो इनके चुनाव के अंदर भाग लेते हैं। दूसरी बात, इनके अंदर प्रत्यक्ष रूप से जो है चुनाव नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है
ठीक है। इसके अंदर डायरेक्ट आप वोट नहीं डाल सकते, लेकिन अप्रत्यक्ष होता है। आपके हर वोट की जो कीमत होती है, एक एमएलए के एमपी के वोट की कीमत डिपेंड करती है राज्य की जनसंख्या के ऊपर कि कितने लोगों के ऊपर वो एमपी है। ठीक है दोस्तों, तो उस हिसाब से अप्रत्यक्ष रूप से जो है इनका क्या होता है, चुनाव होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ब्रिटेन के सिद्धांत से ब्रिटेन के संविधान से अपन ने क्या क्या लिया अपने संविधान के अंदर। जो ब्रिटेन का संविधान है, और जिस टाइम अपना संविधान बन रहा था उस टाइम अपने देश के ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है क्या था, शासन चल रहा था। तो श्योरली वहाँ से भी कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़नी चाहिए। और जो अपने संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने भी गहन अध्ययन किया इसके ऊपर, और वहाँ से भी कुछ चीज़ें उन्होंने एब्जॉर्व की। तो सबसे पहले आते हैं संसदीय शासन व्यवस्था दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे संसदीय शासन, संसद का मतलब होता है कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, लोकसभा प्लस राज्यसभा। किस हिसाब से लोकसभा और राज्यसभा को बांटा गया है दोस्तों, ठीक है, किस हिसाब से लोकसभा और राज्यसभा को शक्तियां दी गई हैं दोस्तों, किस हिसाब से बैठक राष्ट्रपति के द्वारा 108 नंबर आर्टिकल के तहत बुलाई जा सकती है दोस्तों। किस प्रकार से जब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर मतभेद होता है किसी ना किसी बात पर, तो उनकी जो जॉइंट सीटिंग है वो बुलाई जाती है। किस हिसाब से जो है लोकसभा अध्यक्ष या फिर जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, वही राज्यसभा के अंदर भी जो है दोनों जॉइंट जब मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं दोस्तों। ये सब चीज़ें जो है बताई गई है संसदीय प्रणाली के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के बारे में मुख्य रूप से। तो ये कहाँ से लिया गया दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से ये लिया गया। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ पर कोई कानून बनाना। ठीक है, किसी भी बात के ऊपर कोई ना कोई कानून बनाना जो होता है ना, कानून बनाना, उस चीज़ को कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो ये लिया गया है अपने ब्रिटेन के संविधान से। आपको पता होगा एकल नागरिकता दोस्तों, आप कहीं भी चले जाओ, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो और महाराष्ट्र में रह रहे हो तो दोस्तों या तो आपको राजस्थान की नागरिकता रखनी पड़ेगी या फिर महाराष्ट्र की ही रखनी पड़ेगी। अगर मान लो आप 10 साल 15 साल से ज़्यादा महाराष्ट्र में रह रहे हो तो आप वहाँ की लोकल जो है नागरिकता ले सकते हो, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में आप अपनी नागरिकता लोगे, राजस्थान से आपकी नागरिकता हटा दी जाएगी। मतलब आप एक कंट्री में एक ही नागरिकता, और एक कंट्री में नहीं, एक कंट्री में जो है आप एक ही नागरिकता रख सकते हो दोस्ती। अगर विदेश में आप जाते हो तो विदेश की नागरिकता लेते हो तो आप भारत के लिए वहाँ से मतलब भारतीय मूल के विदेशी कहलाने लगोगे दोस्तों। नेक्स्ट बात करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब समझ आया होगा। फिर आता है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। संविधान के हिसाब से जितने भी आर्टिकल्स है, संविधान के हिसाब से कितने आर्टिकलों के अंदर राष्ट्रपति सही है, किन आर्टिकल्स के तहत जो है राष्ट्रपति कितने काम होते हैं, कितने जो है विभिन्न पदों को शपथ दिलाने का काम करता है दोस्तों। उनकी संवैधानिक स्थिति लगभग 52 से 62 तक जो आर्टिकल के अंदर मेंशन की गई है दोस्तों। तो इन सभी को किसमें बताया, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति में। तो ब्रिटेन के संविधान से ये सब लिया गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ आया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं पाँचवा देश। देखो दोस्तों, अभी तक आपने 2 या 3 देशों के बारे में पढ़ा होगा कि अपने संविधान में ये सब लिया गया है, लेकिन 5वां नंबर का अपन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। मैं फिर से जिक्र करने आ रहा हूँ दोस्तों। तो बात आती है जर्मनी के सिद्धांत जर्मनी के संविधान से अपन ने क्या लिया है दोस्तों। आपातकालीन जो उपबंध है दोस्तों, अपने देश के अंदर किसी भी कंडीशन से, जैसे वित्त आपात हो सकता है, बाहरी युद्ध आक्रमण हो सकता है, देश के अंदर कोई आंतरिक जो अशांति फैल सकती है दोस्तों, उन कंडीशंस के अंदर क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा 352 आर्टिकल से लेकर 360 आर्टिकल तक जो है आपातकालीन कंडीशंस लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। 352 के अंदर दोस्तों अगर बाहर से युद्ध होता है तब, 354 के अंदर कोई ना कोई देश के अंदर आंतरिक प्रॉब्लम आता है तब, और 360 के अंदर दोस्तों वित्तीय आपात लगता है, जो अभी तक कभी भी नहीं लगा। वित्तीय आपात का मतलब होता है जब देश का जो स्टोर होता है ना, मतलब जो अपने पूंजी का जो एक सोर्स होता है, जो एक मतलब जो कलेक्शन होता है उसके अंदर कमी आ जाती है, देश को चलाने के लिए पैसा नहीं बचता, तो उसे वित्तीय आपात घोषित करते हैं। वित्तीय आपात की कुछ कंडीशंस होती है, जैसे गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी कटने लग जाती है, बैंकों में जो जमा राशि होती है उसे निकाल लेते हैं, गवर्नमेंट के खातों में चली जाती है, और जो जनता का बैंकों में धन होता है वो भी डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ये वित्तीय आपात के अंदर आगे की तरफ बताया गया है दोस्तों। जब भी मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स पढ़ाऊँगा तो इस चीज़ को जरूर डिटेल से मैंशन करूँगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं
जर्मनी के संविधान से सबसे पहला आपातकालीन उपबंध ले लिया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के जो संविधान आता है ना, उससे बात करते हैं अपन कि दक्षिण अफ्रीका से अपन ने क्या लिया है अपने संविधान के अंदर, क्या मेंशन किया है। तो सबसे पहले बात आती है संविधान संशोधन की पद्धति। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, संविधान संशोधन की जो पद्धति है वो कहाँ से ली गई है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, साउथ अफ्रीका के संविधान से जो है इसको मेंशन किया गया है। मैं आपको बता दूं 368 आर्टिकल के तहत जो है ये चीज़ बताई जाती है कि आप किसी भी प्रकार से संविधान के अंदर संशोधन करते हैं। जैसे बहुत से आर्टिकल होते हैं, जैसे आर्टिकल्स के साथ ए लगता है, ए लगता है। ठीक है दोस्तों, उनके अंदर चेंजेस होता है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले 370 के अंदर चेंजेस किया गया। ठीक है दोस्तों, तो जो भी संविधान में संशोधन करना होता है, सबसे पहले संविधान संशोधन 1951 के अंदर हो गया था दोस्तों। तो जब भी आप संशोधन करते हो तो उसे आर्टिकल 368 के तहत किया जा सकता है दोस्तों। 368 के तहत, 368 के अंदर जो रूल्स बताए गए हैं उनके तहत अगर आप संविधान संशोधन करते हो तो वो मान्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँ तो दोस्तों रूस के जो संविधान है उससे क्या क्या लिया गया है। देखो एक बार देखना, रूस का संविधान, रूस को USSR बोलते थे उस टाइम दोस्तों। ठीक है, तो रूस के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51(1) के अंदर डाले गए हैं दोस्तों। मौलिक कर्तव्यों का मतलब होता है कि आप अगर देश के नागरिक हो तो कुछ फ़र्ज़ बनते हैं आपके, जो आप उनका निर्वहन करना जो है आपके लिए एक सजेशन के लायक है। हाँ, बाध्य नहीं है उनको करो ही। जैसे राष्ट्रगान चल रहा होता है, आपको एक जो है एक स्थित कंडीशन के अंदर, एक स्थिर कंडीशन के अंदर आपको रुकना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है। ठीक है, वो दोस्तों एक आपका मौलिक कर्तव्य है। ज़रूरी नहीं अगर आप नहीं रुके तो आपके ऊपर ऐसा कोई वो नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो अच्छे पदों पे जो व्यक्ति होते हैं, प्रधानमंत्री हो गया, जैसे मुख्यमंत्री हो गया, उनके नाम के साथ आपको थोड़ा सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है दोस्तों। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं करते हो तो उससे आपको कोई केस हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, लेकिन वो आपका फ़र्ज़ बनता है। वो आपको मौलिक कर्तव्य के अकॉर्डिंग लिया जाता है। मौलिक कर्तव्य में मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है, राष्ट्रगान बनने के टाइम, बोलने के टाइम पर जो है दोस्तों आपको रुकना पड़ता है। ये सब मौलिक कर्तव्य में आता है। तो ये कहाँ से लिया गया दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये लिया गया है रूस के संविधान से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो नए अपडेट्स के साथ और नई नई चीज़ों के साथ, ऐसे ही फैक्ट्स के साथ जो है मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ। बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। तो बात करते हैं नेक्स्ट अपनी इस कड़ी के अंदर दोस्तों, गणतंत्र जो शासन व्यवस्था है ना अपनी, गणतंत्र का मतलब होता है कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए बनाए गए जो नियम होते हैं, रूल होते हैं, जनता के फ़ायदे के लिए, उन्हें आप गणतंत्र के अंदर रख सकते हो दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर जैसे इलेक्शन होगा, जनता जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी दोस्तों। तो ये सब होता है जब जनता को लगेगा कि हाँ ये अपने प्रतिनिधि अपने लिए सही नहीं है, फ़ायदेमंद कार्य नहीं कर रहे, तो नेक्स्ट इलेक्शन आने पर जो है उनको बदलेगी। तो ये सब कंडीशन जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंदर देखने को मिलती है। तो ये गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था ना ऑलरेडी टोटल ये ली हुई है फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस का जो संविधान है वहाँ से ये व्यवस्था ली गई है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब देख पा रहे होंगे। एक बार अगेन जो है मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों, गणतंत्रात्मक जो है व्यवस्था यहाँ से ली गई है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। चलो समझ आ गया, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ दोस्तों देखो, ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से अपन ने क्या क्या लिया है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया का सिद्धांत है, लगभग 9वां देश अपना चल रहा है जहाँ से अपने संविधान के पार्ट्स जो है इसके अंदर ऐड किए गए हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना अपन पहले ही पेज के ऊपर कहते हैं ना, पहला ही जो भाग है संविधान का उसके अंदर लिखी हुई है प्रस्तावना, जिसके अंदर कहते हैं कि भारत जो है एक संप्रभुत्व वाला, समानता वाला देश है। तो ये भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है ना दोस्तों, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसके बाद आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों काम करती है ना दोस्तों, दोनों का 52% हिस्सा होता है समवर्ती सूची के ऊपर। ठीक है दोस्तों, 52% हिस्से पे जहाँ काम करती है ना तो उसे क्या कहते हैं, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों।
शक्तियों का विभाजन, जैसे राज्यसभा लोकसभा के अंदर जो है या फिर राज्य शक्तियाँ होती है या फिर कुछ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शक्तियाँ होती है तो उनका विभाजन किया जाता है दोस्तों। ये भी अपने कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। लास्ट जो अपना आता है देश आता है उसकी बात करता हूँ, जापान के संविधान से अपन ने क्या क्या लिया दोस्तों वीडियो समझ आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा वीडियो। और ये नए फैक्ट्स जो आपने शायद पहली बार पढ़े होंगे दोस्तों। तो जापान के संविधान से अनुच्छेदों का प्रावधान लिया गया है कि अपने संविधान के अंदर या अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 395 अनुच्छेद होंगे दोस्तों। ठीक है, ये अनुच्छेद आज भी फिक्स है, इनके अंदर संशोधन करके जो इनके पार्ट्स ए बी क ग ये सब पार्ट्स जोड़े गए हैं दोस्तों। संविधान की संख्या कभी भी नहीं बदलती, 395 ही थे, 395 ही है दोस्तों। तो अनुच्छेदों का जो प्रावधान है दोस्तों जापान के संविधान से लिया गया है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। टाइम देने के लिए धन्यवाद, नए अपडेट्स के लिए बने रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।